हेलो डियर, आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे ने अपना ग्रुप डी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो फिक्स है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस दिन के अंदर मैथ की तैयारी कैसे करें कि हमारा कंपटीशन जो रेलवे की एग्ज़ाम में बैठे हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कम से कम देखिए, ये 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी है। तो आप भी जानते हैं कि इसमें फॉर्म भरने वाले बहुत बच्चे हैं। तो आप कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन हम अपने आप को ऐसा तैयार कर लेंगे कि कंपटीशन में बैठें तो सारे सवाल हमें क्या हो, बन जाए। तो हम आज से आप लोग को प्रतिदिन एक सेट लेकर आएंगे और एक टॉपिक से, अगर मान लीजिए आज हम आपको नंबर सिस्टम से 10-15 सवाल बताएंगे, कल प्रॉफिट लॉस से बताएंगे, अगले दिन अलजेब्रा से बताएंगे। मतलब हर टॉपिक पे हम 15 से 20 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे। मतलब 10 से ऊपर ही रहेगा, और वो सब आपके एग्ज़ाम के लेवल में जो पूछ रहा है उसी लेवल के अनुसार ही सवाल रहेगा। ठीक, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच नहीं आती है। ठीक, कह रहा है कि 3/5 जो है और 4/5 के बीच में ऑप्शन दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर, आप अपने बोर्ड पे सवाल देखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है, ऑप्शन ए जो है 19/30 है। ऑप्शन जो बी है आपका वो 2 कितना है, 3 है। ऑप्शन जो 3 है आपका मतलब सी ऑप्शन 7 कितना है, 10 है। और जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो कितना है, 16/30 है। तो ध्यान से देखिए, आप कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है जो नहीं आएगी। तो आप सोचिए कि हम क्या करते हैं, ये चारों ऑप्शन और प्लस सवाल में दिए गए सवालों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते। देखिए 5 का और 5 का एलसीएम 30 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। ये कितना है, 10 है। ये कितना है, 30 है। अगर फाइनली हम इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप भी जानते हैं कि इसका एलसीएम 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला ऑप्शन जो दिया है 19/30 है। ठीक, ये तो उसको चेंज ही नहीं करना है। 2/3 जो है, 2/3 को अब 30 के टर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे ऊपर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 7/10 दिया गया है, तो इसको भी अगर आपको 30 के टर्म में लाना है तो नीचे ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 के कितना होगा, 21, और 10 3 कितना होगा, 30 होगा। और ये फाइनली तो 16/30 दिया ही गया है। इसका मतलब ये है कि आप देख लीजिए कि 3/5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 को अगर हमको 30 के टर्म में लेना हो तो यहाँ पे हमको 6 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा। ये 36 18 होगा और 6×5 क्या हो जाएगा, 30। इसको अगर हमको 30 के टर्म में लाना है तो 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी किससे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 24/30। मतलब आपको जो भी संख्या लेना है वो 18/30 और 24/30 के बीच का ही संख्या लेना है। तो देखो 19/30 है, 18 और 24 के बीच में आएगा, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसके बीच में। 2/3 को देखो मैंने क्या लिखा है, अब ध्यान से देखिए, 2/3 को 20/30 लिखे हैं, तो 18 और 24 के बीच में ये भी ऑप्शन आ जा रहा है। 7/10 है, 7/10 को अब देखियो क्या लिखे हैं हम, 21/30 लिखे हैं, तो ये भी किसके, 18/30 और 24/30 के बीच में आ जा रहा है। लास्ट ऑप्शन डी हमारा है। डी वाले को अब देखिए कि 16/30 दिया है, लेकिन ये संख्या किसके बीच में आनी चाहिए, 18/30 और 24/30 के बीच में आनी चाहिए। लेकिन ये संख्या 18/30 और 24/30 के बीच में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपका tan 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, tan 30 डिग्री। दूसरा ऑप्शन आपका जो दिया गया है tan 30 था और tan 60 भी है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो आपका sin 30 डिग्री है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है tan 45 डिग्री है। और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है cos 30 डिग्री दिया गया है।
आप बताओ कि tan 30 का मान क्या होता है बाबू, तो 1/√3। tan 60 का मान कितना होता है, √3। ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 हमारा क्या है, ये तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या कहता है, जो p/q के टर्म में हो और क्या हो, जहाँ q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और रूट में वैसी संख्याओं जिसका स्क्वायर ना निकले वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाती हैं। तो देखो, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर आ गया। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, ये भी रेशनल नंबर है। tan 45 का मान कितना होता है, 1, ये भी रेशनल नंबर है। cos 30 है बाबू, तो इसको cos 30 को √3/2 लिखेंगे, जो कि √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए बाबू एक बार फिर से आप लोग। 175 है और 225 है और कितना दिया गया है, फिर 375 है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। अगर हम एलसीएम निकालें तो ऐसी संख्या जो है जिससे कि ये नंबर कट जाए, तो हम देखते हैं कि 25 सभी में मल्टीपल में है, तो 25 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा और ये 9 बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 15 बार में। आप इसको अगर हम 3 से ले जाएं तो 7, ये 3 और कितना हो जाएगा 5, 5 तिहाई 15, 15 साते 105 और 25 तिहाई 75। आप इसका मल्टीप्लाई करो, 105 का 5 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 525। ठीक है, 105 का 7 के, तो देखो 7 × 5 = 35 हो गया, और 100 में करेंगे तो 700 कितना हो जाएगा 35। ये 5 हो गया, 5 2 कितना हो गया 7 और 5 3 कितना हो गया 8। आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 78 75 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा 78 75, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 15 20 और 30 मिनट पे बजती हैं। पहला 15 30, 15 20 30। कह रहा 3 घंटियाँ क्रमशः 15 20 30 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे सभी पूर्वाह्न 11 बजे, मतलब कि 11 बजे बजती हैं, तो कितने समय बाद वे अगली बार एक साथ बजेंगी। देखिए 3 घंटियाँ हैं, एक 15 मिनट, एक 20 मिनट, एक 30 मिनट के अंतराल पे क्या हैं, बजती हैं, और 11 बजे पूर्वाह्न 11 बजे तीनों घंटियाँ बजी, तो अगले बार कितने समय बाद एक साथ फिर बजेंगी। आप कुछ नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम निकालिए, तो ऐसा नंबर ढूंढिए जो तीनों से डिविजिबल हो। तो हम देख रहे हैं कि तीनों से डिविजिबल नंबर जो क्या है हमारा 60 है। 60 से क्या होगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 60। लेकिन ये सबका सब मिनट में दिया है, तो आप बताओ कि 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 आवर लिख सकते हैं। जब 11 बजे घंटियाँ एक साथ बजी हैं तो 1 घंटा बाद फिर बजेंगी, इतना मतलब कि 12 बजे ये घंटियाँ दोबारा साथ बजेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, दोपहर 12 बजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 162 54 और 135। ठीक है, कह रहा है कि इसका आपको मसा निकालना है। मसा का मतलब एचसीएफ। आप देखिए 162 54 135। अब ऑप्शन नंबर चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 9 दिया है। दूसरा ऑप्शन देखिए कितना दिया है 27 दिया है, और तीसरा ऑप्शन देखिए कितना दिया है 3, और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 1 दिया हुआ है। आप ये बताइए कि ये नंबर किस ऑप्शन से चेक करते हैं। तो देखिए 6 2 8 1 9, ये नंबर मतलब कि 9 से भी डिविजिबल है और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 9 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर किससे भी डिविजिबल होगा, 27 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा, ये चेक करते हैं, ये 54 है तो 5 4 कितना हुआ 9, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और किससे भी डिविजिबल है 9 से डिविजिबल है। अब 135 की बात करते हैं तो 5 3 8 है कितना हुआ 9, इसका मतलब कि 3 से भी डिविजिबल है 9 से भी डिविजिबल है, मतलब ये तीनों का तीनों नंबर मतलब कि 27 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 27। नंबर 6 देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 व्यंजकों का गुणनफल x - 7, मतलब 2 व्यंजक हैं x - 7 का गुणनफल इतना है। यदि इन व्यंजकों का मसा इतना हो तो इनका लसय ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताओ,
आपने पढ़ा होगा कि पहला नंबर मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो पहला संख्या क्या दिया गया है, x माइनस 7 है, और दूसरा आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया गया है 8x प्लस कितना दिया गया है 12। कितना दिया गया है 12। तो आप बताइए इसका एचसीएफ आपको दिया गया है x प्लस 6 है, मतलब एलसीएम आपको नहीं पता है, बट इसका एचसीएफ x प्लस कितना दिया गया है 6 है। आपने मेरा इसके पहले वाले वीडियो में नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालना और उसका शून्यक निकालना आपको मैंने बताया था। तो आप इसका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि बीच वाला टर्म हमारा आ जाना चाहिए। तो देखिए 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। हम ये कर दें 6 गुणे 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ध्यान से देखिए 6 गुणे 2 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, और 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब इसके दो यही फैक्टर हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमारा आंसर कितना 8 आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जब x बराबर 6 हो जाएगा, एक x बराबर 2 हो जाएगा, आपको चिन्ह के साथ लिखना है। 6 भी प्लस में रहेगा और 2 भी क्या होगा प्लस में रहेगा। 6 भी प्लस में और 2 भी क्या होगा प्लस में, तभी तो जुड़ेंगे तो प्लस 8 आना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो चिन्ह प्लस में उसको हम क्या कर देते थे माइनस में, और जो माइनस में रहेगा उसको क्या कर देते थे प्लस में। तो ये आपका क्या हो गया शून्यक निकल गया। तो आप बताओ कि x बराबर अगर -6 है और x बराबर -2 है तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस 6 1 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा। मतलब इसका गुणनखंड कितना मिला x प्लस 6 और x प्लस 2। आप बताओ इसको x प्लस 6 हम लिख सकते हैं और x प्लस 2 लिख सकते हैं। आप बताओ कि x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा, इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो x का x के साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, इस x का इस 2 के साथ तो प्लस 2x, माइनस का तो -7x, माइनस का इसके साथ तो -14। आप बताओ ये -7x है प्लस 2x है, ठीक है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं x स्क्वायर -5x -14। आप देखिए एक किसके बराबर आ गया एलसीएम के बराबर आ गया। तो आप देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे देखिए दिखाई दे रहा है आपके, ठीक है। कह रहा है कि एक विक्रेता के पास 63 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल कितना है बाबू, पेट्रोल कितना है तो 63 लीटर है, ठीक है। 63 लीटर पेट्रोल है और 99 लीटर डीजल है। डीजल कितना है बाबू, डीजल 99 लीटर है, ठीक। और कच्चा तेल कितना दिया गया है, कच्चा तेल 117 लीटर है, ठीक है। डीजल कितना है 99। आपसे बोल रहा है बाबू वह इन्हें बोतलों में इस प्रकार भरना चाहता है कि प्रत्येक बोतल में समान मात्रा हो। मतलब कि इसको एक बोतल में भरना चाहता है पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल को, जिसमें कि सभी का मात्रा क्या हो समान होना चाहिए। जब इस प्रकार का सवाल आए तो आप क्या करें, इन तीनों का आप क्या निकाल दें, इन तीनों का आप एचसीएफ ले लेंगे तो वहीं सबसे छोटा से छोटा मात्रक होगा। तो 63, 99 और 117 का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना होगा बाबू, तो 9 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, क्योंकि 9 से तीनों नंबर क्या हैं डिविजिबल हैं। एचसीएफ 9 आ गया। अब पेट्रोल के कितने, अगर ये छोटा सा छोटा मात्रक मेरा 9 हो गया, मतलब कि जो बोतल में समान मात्रा में भरा जाएगा तो वो 9 लीटर से ज़्यादा हम एक बोतल में नहीं भर सकते हैं। तो अब बताओ कि टोटल डीजल कितना है 63, टोटल डीजल कितना है बाबू 63 लीटर है। हमको 9 लीटर के मात्रक में भरना है तो कितना डिब्बा बनेगा बाबू, तो 9 साते 63 बन गया, मतलब कि 7 डिब्बे भरेंगे, बोतल भरेंगे। डीजल कितना दिया है 99 दिया है, और एक बोतल में भरा जाता है उसका मात्रा कितना है 9 है, तो कितना हो जाएगा ये 11 बोतल भरेगा।
अब बात करते हैं कच्चा तेल का, 117 है बाबू, तो 117 को अगर 9 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। आपसे पूछा है कुल बोतलों की संख्या क्या होगी, तो आप ध्यान से देखिए, 7 प्लस कितना होगा बाबू, तो आपका हो जाएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा 13, तो इसको जोड़िए तो 3 1 4 और 4 और 7 कितना हुआ 11, 1 हो गया, और 1 1 2 2 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब टोटल 31 बोतल क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का मछद 6 है, मतलब कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बराबर कितना है 6 है। ठीक, और उनका लसा 108 है, मतलब कि एलसीएम कितना है बाबू, तो 108 है। ठीक, एक संख्या क्या है, मतलब जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो कितना दिया है बाबू 12। आपसे पूछ रहा है कि सेकंड नंबर कितना होगा। आपको मैंने अभी फार्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इन्हें मैंने बताया था। दिया है कितना 108, एचसीएफ कितना दिया है 6, फर्स्ट नंबर कितना दिया है बाबू, तो 12। आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, तो बताओ 12 नवा कितना होता है 108, 9 6 का कितना 54, तो मतलब कि सेकंड नंबर आपका कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 32 का सबसे बड़ा 3 अंकों वाला गुणज। अब बताओ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 होती है। अब हमको 32 का गुणज पूछा है, जो क्या होगा, तो हम 32 से इस नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो 32 तियाँ 6, 3 दूना के 9, मतलब 96, ये कितना हुआ 39, 32 से कम कितना हो जाएगा 32, यहाँ से 7, मतलब कि 7 शेष बच गया। अगर ये 7 शेष नहीं बचेगा तो ये संख्या क्या होती, पूरा का पूरा कट जाती, या तो संख्या में 7, तो हम क्या करेंगे 999 में 7 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 992, मतलब कि 3 अंकों का 32 का सबसे बड़ा से बड़ा गुणक कौन सा होगा, तो 992 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में चेक कर लीजिए किस में है 992, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 10, 10वां में कहा दिया है कि 102 दिया है, कितना दिया है 102 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर बराबर 5 के। ठीक, आपसे पूछा है एक सवाल इसी में, इसका मान क्या होगा, मतलब कि 2k माइनस 199 बराबर क्या होगा। ठीक है, ये सवाल आपका दिया है, बोर्ड पे दिख रहा होगा सवाल आपको, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिया है, तो इसको एक क्या करिए a प्लस बी इंटू ए माइनस, आप ये फार्मूला जानते होंगे, तो a प्लस बी लगाइए और एक बार लगाइए a माइनस बी लगाइए। 102 और 97 जोड़ेंगे तो कितना होगा 199, कितना हो जाएगा 199, प्लस बी वाला हो गया, माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, तो माइनस में घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर कितना दिया गया है, तो 5k है। इस 5 से 5 कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ गया 199। अब आपको इसका मान पूछा है, तो देखो इसको 2 इंटू 199 लिख सकते हो आप, माइनस 199। आप बताओ कि इन दोनों में से 199 को आप कॉमन ले लो, तो 2 माइनस 1 होगा, तो इसको जब घटाओगे तो इसका मान 1 आएगा। जब 1 का 199 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 199 ही होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 में कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि 142 फैक्टोरियल में कुल शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिए, जब ऐसे सवाल जब आए तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 वाटे कितना हो गया 40, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, जितना बार में पूरा पूरा जाएगा पूर्णांक वाला ही लिखना है। फिर कितना से जाएगा, फिर 5 से ही भाग देंगे, हमेशा क्या करते जाएंगे हम 5 से भाग देते जाएंगे। ठीक, तो 50 कितना हो जाएगा 25, कितना बच गया अब, जब आप 5 बार में ले गए तो 25 हो गया ना बाबू, 28 था तो 50 25 5 बार में आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, आप इसको फिर कितने बार में ले जाएंगे तो
एक बार में 5 से। आप बताइए कि 28, 5 और 1 को जोड़ दीजिए। 28, 5 कितना हुआ? 33 और 1 कितना हो जाएगा? 34। तो टोटल शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34। जब भी ऐसा फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए आपसे दे दे कि 160 फैक्टोरियल है, ठीक, इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, तो कुछ नहीं करना है, हमेशा आपको 5 से भाग देना है और सिर्फ पूर्णांक वाला टर्म लिखना है और फाइनली नीचे रिमाइंडर हमारा जब क्या पूर्णांक 1 बच जाए बस छोड़ देना है और सभी को ऊपर वाले को छोड़कर नीचे वाले सभी को अब जोड़ दीजिए, वहीं आपके टोटल जीरोस की संख्या हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 339 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल का पहले हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन नंबर जो ए है 17 है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है मतलब दूसरा जो है 19 है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है कितना है बाबू? 21 है और ऑप्शन नंबर डी हमारा कितना है? तो 23 है। डी कितना है? 23। अब इसमें कहा दिया था कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 300 कितना है? 39 है। मतलब कि दो हमारे क्रमिक विषम गुणन संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल 339 दिया गया है। क्रमित का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है, क्रमित का मतलब होता है लगातार। अगर आप पहली विषम संख्या x मानते हैं तो दूसरी विषम संख्या x प्लस क्या होगी? 2 होगी। तो मान लेते हैं कि एक ये छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं ये 17 क्या है हमारा? छोटी विषम संख्या है। तो दूसरी विषम संख्या लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 17 में हम क्या करेंगे? बड़ी विषम संख्या लाना है तो 2 जोड़ देंगे, तो 17 2 कितना हो गया बाबू? 19 हो जाएगा। अगर ये 19 को अगर हम मानते हैं हमारा क्या है? छोटा विषम पूर्णांक है, तो इसमें 19 में से हम क्या करते हैं? 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अगर 21 छोटा है जिसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 23। और 23 छोटा है जिसमें 2 जोड़ दिए तो 25। लगातार हमारी विषम संख्याएं हो गई ना। देखिए पहला 17 था, दूसरा 19, 19 तो 21। अब हम देखते हैं कि इनमें से किसका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 9 आ जाना चाहिए। मतलब कि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 9। तो कुछ 7 और 9, 9 7 63। यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा क्योंकि 63 आया तो 3 आया। 9 का 1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया? 9 आ गया। फिर यहाँ से देखते हैं 3 आ गया, ये भी यूनिट डिजिट। यहाँ पे 5 3 15 मतलब कि 5 आ गया। तो सिर्फ एक ऑप्शन नंबर बी ही है जिसका कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सबसे छोटा विषम संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और लगातार दूसरी विषम संख्या कितनी हो जाएगी? तो 21 हो जाएगी। ये सवाल 13 नंबर में कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। ऑप्शन पहला 3 दिया है, दूसरा 0 दिया है और ऑप्शन नंबर 3 में -1 दिया है और ऑप्शन नंबर 4 में आप चेक कर लीजिए 2 दिया गया है। सवाल आपके स्क्रीन पे पढ़िए। कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। मतलब इनमें से कौन सबसे छोटा पूर्णांक, इनमें से कौन सा घन है जिसका हम घन करें तो वो स्वयं के बराबर आए। सोचिए 3 का अगर हम घन करते हैं तो क्या स्वयं के बराबर आएगा? ये 27 हो जाएगा। 0 का करते हैं तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन इसका भी घन करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो -1 आ जाएगा। लेकिन 2 का अगर हम घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ कि इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा हो सकता है? तो देखिए 0 क्या है? 0 छोटा धनात्मक में छोटा हो सकता है, लेकिन निगेटिव वाला नंबर उससे भी क्या होता है? छोटा होता है। तो सिर्फ एक -1 ही ऐसा ऑप्शन में है जिसका कि घन करेंगे तो रिटर्निंग होकर वही संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर वो कहता कि इसमें से कोई मतलब छोटा नहीं पूछता, इसमें से कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं को घन करें तो उतना ही प्राप्त हो, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही होता और ऑप्शन नंबर 3 भी सही होता। क्योंकि 0 का भी आप क्यू करते हो तो क्या आता है? 0 ही आता है। और -1 का भी क्यू करते हो तो क्या आता? -1 ही आता। तो वहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 आपका दोनों सही आंसर होता। लेकिन सबसे छोटा पूछा है इसलिए माइनस वाले को इंक्लूड करेंगे। ठीक। सवाल नंबर 14 है। मान लेते हैं कि माना हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है? बराबर x मैंने मान लिया। ठीक है। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, धनात्मक पूर्णांक था, इसका कितना है? 5 गुना। ठीक।
उसके वर्ग के दुगुने, मतलब इसके वर्ग के दुगुने, मतलब 2x स्क्वायर। क्या होगा? 2x स्क्वायर से 3 कम है बाबू। क्या है ये? 3 कम है। तो हम इसको अगर सोल्व करना चाहें तो कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 5 उधर चला जाएगा तो -5x हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हमको इसका हल करना है। क्या करना है? हल करना है। 2 और 3 कितने हुए? 6 आ गए। हमको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि ये वाला टर्म क्या हो जाए? आ जाए। तो आप बताओ, इसका अगर फैक्टर तोड़ते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका फैक्टर तोड़ोगे तो देखो 3 और 2 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। लेकिन 3 और 2 को जोड़ोगे तो भी तो हमारा क्या आएगा? -5 आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब 3 2 को लोगे तो आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। फैक्टर क्या होगा? गलत होगा। कैसे? देख लीजिए, -3x -2x -3। आप देखिए, यहाँ अगर आप कॉमन लेते हैं, यहाँ माइनस में आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे कॉमन लेंगे तो माइनस लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा? अगर आप इधर वाला प्लस के टर्म में आ जाएगा, इसलिए इसका फैक्टर 3 और 2 नहीं लेंगे। तो क्या ले सकते हैं? तो अब एक ही नंबर बच रहा है कि x का मान क्या? 6 कर दीजिए और 1 कर दीजिए, क्योंकि 3 दूना के 6 है। 6 कर देंगे, 6 में का गुणा करेंगे तो 6 तो आ ही जाएगा। लेकिन आप x बराबर अगर हम -6 कर देते हैं और x बराबर +1 कर देते हैं, आप बताओ कि -6 में से +1 जाएगा तो -5 बच जाएगा ना। इसका मतलब कि इसके 2 मान आ गए। तो हम आपको बताए थे कि x का मान यदि माइनस आए तो उसको क्या कर देना है? चेंज प्लस में कर देना है, और प्लस में जो मान है उसको क्या कर देना है? माइनस में कर देना है। उसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करना है? भाग दे देना है। इसको 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू? 3 आ जाएगा। इसको 2 से भाग देंगे तो -1/2 आएगा। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक। नंबर 15 देख लीजिए, कह रहा है 1 से 37 के बीच सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? कह रहा है 1 से 37 तक, कितने? 1 से 37 तक सभी सम संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो 1 और 37 के बीच में क्या होगा? 2 हो जाएगा, 4 होगा, सीरीज बना रहे हैं 6 होगा, डॉट 37 दिया है तो ये कितना तक जाएगा बाबू? 36 तक जाएगा। आप बताओ, यहाँ पे a बराबर 2 लिख सकते हो आप, d बराबर कितना लिखोगे? 2, और tn बराबर कितना लिखोगे बाबू? 36। ये tn को डिनोट करेगा ना। आप यहाँ से n डिफाइंड कर लो, आप यहाँ से n निकालो तो आप जानते हो कि tn बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। अब tn के जगह पे आपने 36 रखा, a के जगह पे 2 रखा, प्लस n - 1 रखा, और d के जगह पे 2 रखा। 2 बाबू देखो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 34। ये 2 इधर आके घट जाएगा तो ये 34 हो जाएगा। इस 2 से कट जाएगा तो 17 हो जाएगा। ये -1 है ना, तो इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा। मतलब कि n बराबर आपका कितना मिल गया? 18 मिल गया। तो आपसे Sn पूछा है ना बाबू, तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि n/2 × a + tn भी होता है। जब आपको tn दिया रहे तो Sn का फार्मूला आप ये अप्लाई करेंगे। n का मान कितना आया था? 18/2, और a बराबर 2 दिया है, और tn बराबर कितना दिया था? 36। ये 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9, और 36 2 कितना हो गया बाबू? तो 38। 38 का 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 8 72 के 2 हो जाएगा, 9 3 27, और 27 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो 342 आ जाएगा आपका Sn। ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो डियर, हम लोग डेली का डेली एक सेट प्रैक्टिस करेंगे मैथ का। ठीक है, आज का जो सेट था वो नंबर सिस्टम से था, रियल नंबर से। ठीक है, नंबर सिस्टम से था। किससे था? नंबर सिस्टम। इसी प्रकार का सवाल आपके चाहे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हो, चाहे आपका MTS का एग्ज़ाम हो, सभी में इसी प्रकार के सवाल आते हैं। और ये आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको PDF में भी मिलेंगे,
और टेलीग्राम पे भी मेरे चैनल लिंक मिलेगा बाबू, टेलीग्राम पे भी लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जो आपका यूट्यूब पे चैनल का नाम है वहीं टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे ERK सर, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक, सारा क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप लोग को यहाँ पे जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए ही हैं। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो कि आपको खुद एग्ज़ाम में ना आया हो। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। आज पहला क्लास था ग्रुप डी का सेट, पहला हम लोगों ने MTS और ग्रुप डी दोनों के कंबाइंड क्लास चल रहा है। आपका सेट क्या था, ये फर्स्ट नंबर था जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। आगे चलकर इसी तरह सेट 2, 3, 4 ऐसे कम से कम हम लोग डेली एक सेट लाएंगे। मैथ का होगा, फिर रीजनिंग का भी होगा, इसी तरह आता रहेगा। ठीक है गाइस, बाय बाय। क्लास को यहीं तक बंद करते हैं। धन्यवाद।